हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो हमारा जो चैप्टर था स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसके हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचे थे अपने पिछले सेशन में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो आपको पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि पीसी कल्चर क्या है और एक्वा कल्चर क्या है। So, aquaculture refers to the growing and culturing of all aquatic species. नाम से ही पता चल रहा है aqua plus culture। तो जो भी aquatic species हैं उनका जब आप ग्रोथ या कल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, aquaculture। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास aquatic species हैं जैसे फिश आ जाएंगे, प्रॉन्स आ जाएंगे, ऑयस्टर्स एंड अदर शेलफिश आ जाएंगे। सो वॉट एवर एक्वेटिक एनिमल्स जिनका कुछ यूज हो सकता है उनको हम कल्चर कर रहे हैं तो उसको हम एक्वा कल्चर बोलेंगे। देन पीसी कल्चर ओनली रेफर्स टू द रियरिंग एंड कल्चर ऑफ फिश। तो पिसेस का मतलब होता है फिश। तो एक्वा कल्चर में हम लोग एक ब्रॉड क्राइटेरिया ले रहे थे कि जो भी एक्वेटिक स्पीशीज है उनका कल्चर करो आप, जबकि पीसी कल्चर में सिर्फ फिशेस का कल्चर कर रहे हैं आप। So aquaculture, the cultivation of valuable flora and fauna such as crustaceans, mollusks, algae, spirulina and other aquatic plants is known as aquaculture. So flora and fauna यानी कि aquaculture में आप aquatic plants और aquatic animals दोनों की कल्चरिंग कर सकते हैं, जबकि पीसी कल्चर जो है it is primarily concerned with the production of fish based commercial items सच एज फूड सोर्स। तो हम पीसी कल्चर में मेन ध्यान किस पे दे रहे हैं, फिश बेस्ड कॉमर्शियल आइटम्स, यानी फिशेस और उससे जो भी आइटम्स हमें मिल सकते हैं उस पे हम मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो एक्वा कल्चर में फ्लोरा और फौना दोनों है। सो दे आर कल्टिवेटेड and kept in controlled environments for their growth before being harvested with necessary safety precautions. So हम इनको controlled environment में रखते हैं और cultivate करते हैं before इनकी जो harvesting है की जाए, that is aquatic flora and fauna। जबकि जो ये पिसी कल्चर है इसको हम big tanks या फिर ponds में practice करते हैं। जो aqua culture है हम both fresh water and salt water में कर सकते हैं, जबकि जो पीसी कल्चर है वो हम मोस्टली पॉन्ड, रिजर्वॉयर या फिर टैंक्स में करते हैं। एंड पैडी फील्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैडी फील्ड्स जो हैं वो फ्लडेड रहती हैं, तो उस पानी में हम पीसी कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट इज अ टू वे स्वॉर्ड कि हमारे राइस की भी पैडी फील्ड्स का भी हो रहा है और साथ में ही हमारे पास पीसी कल्चर भी हो रहा है। देन एक्वा कल्चर में का क्या फायदा है, that it aids in the restoration of endangered species and habitats। तो कोई हमारे पास endangered species है aquatic flora या fauna की, तो उसका हम aquaculture शुरू कर देंगे तो वो extinct होने से बच जाएगा, क्योंकि उसकी varieties propagate हो पाएंगी in a safe environment, and also prevention of species that are not native to the area from escaping। अब कोई नई species है जो हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका एक्वाकल्चर स्टार्ट कर देंगे ताकि उस नई स्पीशीज को हम इस जगह में प्रोपेगेट करा सके जो कि उसका नेटिव प्लेस नहीं है एज सच। जबकि पिसी कल्चर में जो सैल्मन, कैटफिश, कार्प एंड टिलापिया आर some of the fish that are cultured, and it also helps to जो भी हमारे पास जैसे ये सैल्मन का कैटफिश, कार्प, टिलापिया जो भी हमारे पास स्पेशल फिशेस हैं वो एक तो हमारे पास ईटिंग का सोर्स है ही, साथ ही में हमारे पास जो टिलापिया फिश है उसके स्केल्स को हम बर्न पेशेंट्स में ग्राफ्ट्स की तरह यूज करते हैं। सो ये डिफरेंट एरियाज में हेल्प कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू गेट प्रोडक्ट्स ऑफ कंजम्पशन।
कंजम्पशन के साथ हमारा मेडिसिनल भी हो गया। एंड ऑल्सो अगर हमें कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए रहता है कॉड लिवर ऑयल, तो सप्लीमेंट्स के लिए भी ये फिशेस को हम कल्चर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कि पीसी कल्चर का क्या एडवांटेजेस है। तो हमने एक एक करके देखा कि डेफिनेशन क्या है, कहाँ करते हैं, कौन से वाटर में कर सकते हैं एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर, एंड ऑल्सो क्या इम्पोर्टेंस है बोथ एक्वा कल्चर का एंड पीसी कल्चर का। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गिव टू इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, उनका हमें कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे कौन? सो ही वॉज अ ग्रेट इंडियन जेनेटिसिस्ट एंड वॉज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमारे पास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है एम एस स्वामीनाथन. So what did he do? He performed a leading role in the increase in crop yield in India during the Green Revolution and in ensuring sustainable growth of poor farmers in India. So जो crop yield में increase था उसको उसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया. एंड ऑल्सो उन्होंने इंश्योर किया कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनका सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए. So what was the contribution of Dr. M.S. Swaminathan in Green Revolution? तो Green Revolution क्या था? It was a phase during the mid 1960s during which food production around the world had increased dramatically. So green revolution यानी green plants यानी agriculture से related यानी food production का बहुत dramatic increase हुआ था. So जो Nobel laureate है Norman E. Borlaug pioneered the revolution by developing high yielding and disease resistant semi dwarf varieties of Mexican wheat. So जो Norman E. Borlaug है उन्होंने Mexican wheat की वेराइटीज को डेवलप किया जो कि हमारे पास हाई यील्डिंग थी और साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंट भी थी. So जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, he worked along with Dr. Norman E. Borlaug for the introduction of these Mexican varieties of wheat and rice in India. तो इन्होंने क्या किया? एक ने डेवलप किया डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ मैक्सिकन व्हीट, जबकि दूसरा ने उसका इंट्रोडक्शन इन इंडिया में हेल्प किया. सो ये तो था कि ये था कंट्रीब्यूशन की इंट्रोडक्शन में हेल्प किया वो जो हमारे पास न्यू हाई यील्डिंग मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट हैं. देन द न्यू हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्वामीनाथन एंड हिज टीम वर अडैप्टेड टू लोकल एनवायरमेंट कंडीशंस व्हिच were resistant to pests and disease. This helped to eliminate the need for the use of harmful and costly fertilizers and pesticides in the fields. It reduced the cost of rearing the new varieties of wheat and rice. तो अब क्या हुआ कि आपने फार्मर्स को क्या दे दिया? आपने उनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट दे दिया जो कि डिजीज रेजिस्टेंट भी है. सो हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी है तो हमें उतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स और जो भी मैन्योर है वो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पेस्टिसाइड और डिजीज जो हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट है, पेस्ट्स के रेजिस्टेंट है, तो हमें उसके लिए भी कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. यानी जो भी कॉस्टली चीजें फार्मर्स को खरीदनी पड़ती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ क्रॉप वो सब हमें कट डाउन कर सकते हैं. तो जो फार्मर्स हैं उनका जो मनी है वो सेव हो जा रहा था बिकॉज ऑफ दीज हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस. तो इसने क्या किया? हेल्प किया कि जो फार्मर्स हैं उनका सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए. सो दैट इज हाउ दैट वाज द contribution of M.S. Swaminathan. So that was question number 22. Now we come to question number 23. The term desirable trait can mean different things for different plants. Justify the statements with suitable examples. तो जब हम desirable trait बोलते हैं तो it can mean different things for different plants, quite explainable. So अभी हमें example देके इसको बताना है. So desirable trait जो है वो different things mean कर सकता है for different plants. This can be illustrated by the following examples. So अगर हम sugar cane की बात करें तो उसमें हमको क्या चाहिए? Thick stem चाहिए
ताकि ज़्यादा जूस निकल सके। हाई शुगर कंटेंट चाहिए क्योंकि शुगर केन है, ऑब्वियसली हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी चाहिए, एंड हाई यील्ड चाहिए, एंड डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए। जबकि कॉर्न में क्या हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होगा? नहीं तो क्योंकि कॉर्न तो डिफरेंट क्रॉप है ऑल टुगेदर, सो डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट डिजायर्ड ट्रेट्स हैं। तो कॉर्न क्रॉप्स में क्या चाहिए? हमें हाई यील्ड चाहिए और इंसेक्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ना कि हमें थिक स्टेम और हाई शुगर कंटेंट चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट कि प्लांट क्या दे रहा है प्रोडक्ट हमें, उस हिसाब से प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजायरेबल ट्रेट्स वैरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द प्लांट इज गिविंग अस। ठीक है? सो द टर्म डिजायरेबल ट्रेट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट प्लांट्स इज डेफिनेटली ट्रू, एंड वी जस्टिफाइड इट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये थे हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर प्लानिंग टू सेट अप अ डेयरी फार्म, डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स यू वुड कंसिडर बिफोर यू स्टार्ट द वेंचर। तो आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यानी आप क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे बिफोर आप अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं। सो डेयरी फार्म्स क्या हैं? सो डेयरी फार्म्स आर द इनक्लोजर्स इन विच द डेयरी एनिमल्स आर रियर्ड एंड ब्रेड। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेयरी फार्म में करते क्या है। तो हम डेयरी एनिमल्स को रखते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। सो आपको अब इतना तो समझ में आ गया कि अब आप क्या करने वाले हैं। तो अब आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आप डेयरी फार्म को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपको प्रॉपर सिलेक्शन और ब्रीड पे ध्यान रखना है। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितने एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा एनिमल्स हैं, स्पेस कम है, स्पेस ज्यादा है, एनिमल्स कम है। देन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डिजीज फ्री एंड हाइजीनिक कंडीशंस। अब अपने एनिमल्स तो रख लिए, अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डेयरी फार्म हमेशा क्लीन है, हाइजीनिक है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा कि डिजीज फ्री कंडीशंस रह सके। क्या क्या आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि आपके जो कैटल हैं, जो आपकी डेयरी है, वो डिजीज फ्री रहे। then availability of sufficient quality of good quality and quantity fodder, यानी कि जो आप अपने एनिमल्स रख लिए उनको खाना तो खिलाना पड़ेगा, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इनफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी है अवेलेबल फॉर ऑल द एनिमल्स। देन खाना तो खा लिया एनिमल ने, पानी भी पिएगा, तो प्रॉपर वाटर सप्लाई भी होना चाहिए इन योर डेयरी फार्म। देन ऑल्सो आपके पास जो एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि इनकी ब्रीड क्या है। आप सब कुछ देख के तो याद पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सा है, कि क्या ब्रीड है। सो उनका ब्रीड का नाम आपको लिखना चाहिए, रिकॉर्ड लिखना चाहिए, देयर हेल्थ, किसको कौन सा डिजीज है, कौन ठीक हो गया है, कौन बीमार है, एंड ऑल्सो फीडिंग पैटर्न्स, कौन कब खाना खाता है, किसको कब खाना चाहिए, किसको कब पानी चाहिए। तो आपको ऐसा रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा ताकि आपका जो डेयरी फार्म है वो chaotic ना हो, और बिफोर स्टार्टिंग द वेंचर ही आपको ये सब प्लान करना है। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इट इज सेड दैट डिजीजेस आर स्प्रेडिंग फास्टर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ H5N1 वायरस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिजीजेस हैं दे आर स्प्रेडिंग फास्टर देन बिफोर। तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है on the basis of H5N1 strain of influenza या flu virus. So H5N1 strain of flu virus जो है influenza, it causes bird flu और avian influenza। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि H5N1 से हमारे पास bird flu होता है या फिर avian influenza होता है, and it is a viral respiratory disease that primarily affects poultry and other birds। तो avian influenza है तो जाहिर सी बात है पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स को अफेक्ट करता है। जैसे हमारे पास माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, पेट बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिचेस है, लेकिन ह्यूमंस भी अफेक्ट हो सकते हैं इस इन्फेक्शन से, एंड दिस इन्फेक्शन कैन बी फैटल। एज इन सीवियर केसेस पीपल कैन सफर फ्रॉम acute respiratory disorders such as pneumonia, respiratory failure, etc। तो ये डिजीज कोई छोटा मोटा डिजीज नहीं है। अगर ह्यूमन को हो गया
तो ये फेटल भी हो सकता है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है। सो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, दे आर द reservoirs of bird flu, and the infected birds pass on the virus through their saliva, nasal secretions and feces. तो जो migratory birds होते हैं, they are the main reservoirs of bird flu, and how will they transmit the virus? So अपने saliva से कर सकते हैं, nasal secretion से कर सकते हैं, या अपने excretory matter से कर सकते हैं। तो जो रॉ मीट एंड एग्स होता है, दे मे ऑल्सो कंटेन द वायरस। और ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं? जब वो अनप्रॉपरली कुक्ड मीट खाते हैं या फिर इन्फेक्टेड मीट या एग जो है वो खा लेते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कैन ऑल्सो बी थ्रू हैंडलिंग ऑफ डेड इन्फेक्टेड बर्ड्स। तो मेनली बर्ड्स का सलाइवा, एक्सक्रीटरी मैटर, मीट, एग्स एंड ऑल्सो हैंडलिंग ऑफ डेड इन्फेक्टेड बर्ड से भी हमारे पास स्प्रेड ऑफ द डिजीज हो सकता है। सो स्प्रेड ऑफ डिजीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल कैसे हुआ है? So globalization has allowed countries to extensively import and export meat and eggs to different parts of the world. ठीक है, हमारे पास मीट एंड एग्स जो है बहुत ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट होके आता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये वायरस के लिए आसान हो जाता है कि वो आसानी से बॉर्डर्स को स्प्रेड अक्रॉस करे एंड एक जगह से दूसरे जगह हमारे पास आ जाए। And globalization has also made it easier for people to conveniently travel across the countries, which has increased cross-country and cross-continent travel all around the world. तो हम भी आराम से क्रॉस कंट्रीज एंड क्रॉस कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं। जो मीट एंड एग्स है वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सो ये फैक्टर किस चीज में हेल्प कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन द स्प्रेड ऑफ H5N1 वायरस। अगर आप देखें तो हमारे पास H5N1 वायरस आराम से स्प्रेड हो सकता है क्योंकि पीपल भी ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे पास मीट एंड एग्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसे पता कि कौन सा इन्फेक्टेड मीट है? हम अगर बर्ड सलाइवा या किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जितना हमारा ट्रैवल बढ़ेगा उतना प्रोबेबिलिटी है कि हम डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। So people who were infected but asymptomatic and were allowed to travel from one place to another, thus carrying the virus with them. यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस है, इन अ नटशेल अगर हम कहें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस कहीं ना कहीं बढ़ गया है इधर से उधर, और इसी वजह से जो है हमारे पास जो H5N1 वायरस है वो आराम से स्प्रेड कर सकता है। So that was about question number 2. Now we come to question number 3. Explain the concept of blue revolution. तो हमें blue revolution का concept जो है वो समझाना है। So blue revolution क्या है? So जो blue revolution है या फिर जिसे हम नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। So नीली क्रांति और blue revolution refers to the time of intense growth of the worldwide aquaculture industry. So जो वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है उसकी इंटेंस ग्रोथ को हम ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड ये कहाँ से शुरू हुआ है? सो फ्रॉम द मिड 1960s टू द प्रेजेंट डे, यानी कि मिड 1960s टू द प्रेजेंट डे ये चल ही रहा है हमारे पास जो नीली क्रांति है या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन है। So जो aquaculture industry है, it has been growing at an average rate of 9% a year and India is one of the fastest growers. तो हमारे पास जो aquaculture industry है वो 9% of the year से ग्रो कर रही है और इंडिया में तो काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है इस aquaculture industry की। So कौन है इसके पायनियर्स? So हीरा लाल चौधरी and Dr. Arun Krishnan are known as the fathers of Blue Revolution, and Blue Revolution in India was launched during the 7th 5-year plan. जो 5-year plans हमारे पास लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें हमारे पास 7th 5-year plan में जो Blue Revolution है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉन्च हुआ था during the sponsorship of the Fish Farmers Development Agency. So Fish Farmers Development Agency के द्वारा ये 7th 5-year plans में जो है लॉन्च हुआ था by the central government of India.
So perhaps the most pervasive effect of the Blue Revolution is that the rise of production of carnivorous fish and shrimp has translated into a larger demand for fish meal, which has to be obtained from wild fisheries. तो ब्लू रिवॉल्यूशन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट हुआ है, तो हम कार्निवोरस फिश को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस जो लार्जर डिमांड है फिश मील की वो भी बढ़ रही है. So worldwide, a third of fish catches are devoted to fish meal. The rise of particularly shrimp production has introduced new fisheries to tropical countries where they were virtually unknown previously. So जो हमारे पास काफी सारे कंट्रीज हैं वहां पे श्रिम्प का कंजम्पशन होता है. तो अगर आप श्रिम्प का कंजम्पशन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट में, तो आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल सकता है, क्योंकि डिमांड जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिकॉग्निशन मिलेगा. सो आपको इससे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल सकता है. और जो मोस्टली जो फिश प्रोड्यूस होती हैं वो फिश मील यानी खाने के लिए यूज होती हैं, और जितना कंजम्पशन हमारा फिश का बढ़ेगा उतना इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. A farmer was facing the problem of low yield from his farm. He was advised to keep a beehive in the vicinity. Why? How would the beehive help in enhancing yield? तो ठीक है, एक फार्मर था, उसका फील्ड का उतना ज्यादा यील्ड नहीं हो रहा था, यानी यील्ड कम है उसके फील्ड का. तो उसको सजेस्ट किया गया, एडवाइस किया गया कि अपने फील्ड के पास एक बी हाइव को रखो. तो अब आप बताइए कि इस बी हाइव का क्या फायदा होगा उस फार्मर को. सो बी हाइव, पहले तो बी हाइव क्या है वो आपको पता होना चाहिए. सो द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड केयरिंग फॉर बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स इज नोन एज एपी कल्चर. तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एपी कल्चर क्या है. सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड केयरिंग फॉर बीज. क्यों करेंगे हम, कुछ मिलेगा हमें, तो हनी मिलेगा, बी वैक्स मिलेगा, उसको हम सेल करेंगे. सो दिस इज नोन एज एपी कल्चर. एंड The nest of the honeybee is called beehive. Beehive किसे कहते हैं ये सबको पता है. So 3 टाइप्स की बीज रहती हैं एक beehive में. एक तो क्वीन है, who is the only fertile female. Then drones हैं, who are fertile males, and then worker bees who are sterile females. तो 3 तरह की बीज हैं, ठीक है. Now अब ये वर्कर बीज हैं जो sterile females हैं, इनका क्या काम है. सो वर्कर नाम ही है इनका, यानी काम करते रहती हैं. सो दे आर मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ अ बी हाइव. अब ये वर्कर बीज कर क्या रही हैं. सो दे हैव पॉलन बास्केट्स ऑन देयर हाइंड लेग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड एक्ट एज पॉलिनेटर्स. तो इनका हाइंड लेग जो होता है, पीछे वाला पैर होता है, उसके पास पॉलन बास्केट रहता है. तो इसमें ये क्या करती हैं, ये पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती हैं एंड पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. सो वर्कर बीज विल यूज पॉलन एंड द नेक्टर collected from the flowers for the production of bee bread to feed themselves and the young bees. तो जो ये पॉलन ग्रेन्स है उससे ये बी ब्रेड बनाएंगी ताकि वो अपने आप को फीड कर सके और जो छोटे छोटे वर्कर बीज हैं उनको भी फीड कर सके. सो हाउ, ठीक है, ये तो हम समझ गए कि बी हाइव के अंदर चल क्या क्या रहा है. अब इस बी हाइव को हमने उस फार्मर को बोल दिया कि अपने फील्ड के पास रख लो. इससे क्या फायदा होगा उस फार्मर का. सो बी हाइव विल इनहांस द क्रॉप. तो क्या होगा कि फार्मर फेसिंग लो यील्ड फ्रॉम हिज फार्म was advised to keep a beehive in the vicinity to enhance the yield because the worker bees will help in the pollination of flowers in the plants. तो जो worker bees हैं वो पॉलिन ग्रेन्स को अगर कैरी ही कर रही है तो वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करवा देंगी जब वो दूसरे फ्लावर्स पे बैठेंगी नेक्टर लेने के लिए. Increased pollination frequency will increase the chances of successful pollination and fertilization, leading to increased production of fruits and seeds. तो अगर pollination सही से होगा तो हमारे पास क्या होगा, fruits and seeds का फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से होगा एंड फ्रूट्स एंड सीड्स का एम्पल प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा. यानी ओवरऑल जो यील्ड ऑफ द फार्म है वो कहीं ना कहीं हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी. सो
दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ. Lifestyle diseases are increasing alarmingly in India. We are also dealing with large-scale malnutrition in the population. Is there any method by which we can address both of these problems together? So हमारे पास जो इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो अलार्मिंगली यानी बहुत ही तेज रेट से इंक्रीज हो रही हैं. एंड ऑल्सो हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें लार्ज स्केल मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. तो हम कैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक निशानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं? सो इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो फास्ट एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है इंडियंस का that we lead in the modern times have greatly affected our diet, feeding habits and daily routine. तो हमारा डाइट जो है उसको अफेक्ट करता है, डेली रूटीन और फीडिंग हैबिट्स तीनों ही अफेक्ट हो रही हैं जैसा हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है. देन क्या क्या हम कर रहे हैं? इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ जंक फूड है हमारे पास, इरेगुलर मील्स हम लेते हैं, लैक ऑफ स्लीप है एंड दे हैव टेकन अ टॉल ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो इन सब का अच्छा इफेक्ट नहीं है ऑन ह्यूमन हेल्थ. एंड इंसिडेंसेस ऑफ डिजीजेस सच एज डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा. तो इसके वजह से हमारा जो इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस है वो इंक्रीज हो रहा है. ना हमारा डाइट अच्छा है, ना हम अच्छा लाइफस्टाइल जो है फॉलो कर रहे हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, लैक ऑफ स्लीप है हमारे पास. तो इससे कोलेस्टेरॉल, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं. So what can we do? We can do biofortification. So what is biofortification? It is the process of enriching the nutritional quality of food crops by the use of conventional and modern biotechnological techniques. तो हम मॉडर्न या कन्वेंशनल टेक्निक्स को यूज करके जो हमारा फूड है, फूड क्रॉप्स हैं, उनका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है उनको इनहैंस कर रहे हैं. तो उसे हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. सो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, दे कंटेन हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, हाई प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स. तो हम खुद तो हेल्दी चीजें खा नहीं रहे हैं, पर कुछ चीजें तो हम ले रहे होंगे, तो हम उनमें ही क्यों ना एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को ऐड कर दे, फोर्टिफाई कर दे, ताकि उतने ही में हमें ज्यादा फायदा मिल सके. So biofortification has several benefits which makes it a suitable method by which problems like large-scale malnutrition and lifestyle diseases can be addressed. So जो biofortification है इसके several benefits हैं, तो इसीलिए ये एक suitable method हो जाता है जिससे हम large scale malnutrition और lifestyle diseases दोनों को ही address कर सकते हैं. So what are the benefits of biofortification? So it focuses on the production of nutritionally enhanced staple food such as wheat, rice, vegetables, etc., which can be afforded by the lower income groups. So हमने क्या किया? हमने जो staple food items है उन्हीं को fortify किया है ताकि जो हमारा lower income groups भी उन चीजों को खरीदे और उनको extra nutrients मिले, जिससे हमारा malnutrition जो है, जो large scale malnutrition है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए. ठीक है. इट इज सस्टेनेबल एंड कैन बी यूज्ड इन द लॉन्ग रन फॉर हाई यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन. तो ये सस्टेनेबल मेथड हो गया हमारे पास, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन फॉर हाई यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन. And it also eliminates the dependence on dietary supplements as essential nutrients can be obtained from food items in our day-to-day meals. तो हमारा यही मोटिव था कि दिन में जो हम खाते हैं नॉर्मली उसी को हम फोर्टिफाई करें ताकि हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट ना डालना पड़े, ताकि हमारा लार्ज स्केल जो malnutrition है एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको हम काउंटरएक्ट कर सकें. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ. How can we improve the success rate of fertilization during artificial insemination in animal husbandry programs? So जो animal husbandry programs होते हैं उनमें हम सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहले तो क्या है वो हमें समझना है. So artificial insemination, it is a process of controlled mating in which sperm is collected from a male organism and injected into the reproductive tract of a female organism
टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम स्पर्म को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ मेल ऑर्गेनिज्म एंड उसको इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद, और हमें डिजायरेबल ट्रेट्स मिल रहे हैं क्योंकि हमने आर्टिफिशियली किया है। तो जो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर है improves the success rate of fertilization during artificial insemination in animal husbandry program। तो हमने क्या किया कि हमें जो हमने पहले हम एक ओवम को डाल रहे थे, एक स्पर्म को डाल रहे थे ताकि वो ओवम को क्या करे, फर्टिलाइज कर सके। पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमारे पास हम स्टिम्युलेट कर रहे हैं उस फीमेल को कि वो मल्टीपल ओवम को प्रोड्यूस करे। सो इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ हर्ड इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन। इट इज यूज्ड इन एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलो एंड शीप। तो ये हम जो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो हम कब यूज करेंगे, जब हमें शॉर्ट टाइम में बहुत सारा यील्ड चाहिए और हमें जो हर्ड है उसका साइज इंक्रीज करना है इन अ शॉर्ट टाइम। तो हम किन एनिमल्स में यूज करते हैं, सो हम कैटल, बफेलो एंड शीप में यूज करते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो हम क्या करते हैं, एक हाई मिल्क यील्डिंग काऊ है उसको हम इंजेक्ट करते हैं विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू इंड्यूस सुपर ओव्यूलेशन ऑफ 6 to 8 eggs। तो हमने क्या बोला था कि हम जो फीमेल है उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करे एक ही ओव्यूलेशन में। देन स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बुल आर आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड इन द यूटरस ऑफ द काऊ एंड रिजल्ट इन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स। तो अब हमने स्पर्म्स लिया मेल काउस बुल से और उसको क्या किया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द काउ जिसको हमने लिया था। एंड इससे क्या हुआ, हमारे पास जो एग्स हैं उनका जो ओवम है उनका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं एट द 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू अ सरोगेट मदर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब हमारे पास हमने मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तो कर दिया, पर ये सारे एम्ब्रियोज एक मदर में तो डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो हमें सरोगेट मदर्स में इनको डेवलप करने के लिए डालना है। सो इससे क्या हुआ, हम अलग अलग काउस में करते, उससे अच्छा हमने एक ही काउ में मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस कर दिए। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन टाइम ऑफ ऑफस्प्रिंग है फ्रॉम द सेम जेनेटिक मदर वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सरोगेट मदर्स में भी एम्ब्रियो को डाल दिया और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीपल जो बेबीज हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय एट वंस। तो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो ये क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो हमें वो देखना है। सो germ plasm collection, germ plasm refers to the seeds, plants or plant parts having all possible alleles for all genes in a given crop। So जर्म प्लाज्म क्या होता है, सीड्स, प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनके पास हमें ऑल पॉसिबल एलील्स चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल जीन्स ऑफ अ गिवन क्रॉप, तो उसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। सो जर्म प्लाज्म इज अ कलेक्शन ऑफ द वेराइटीज ऑफ ऑल द अवेलेबल एलील्स ऑफ ऑल जीन्स। यानी आप जीन्स ले लो, जीन्स के बहुत सारे एलील्स होंगे, एलील्स के बहुत सारे वेराइटीज होंगे, उन सबका कलेक्शन को आप क्या बोल देंगे, जर्म प्लाज्म बोल देंगे। सो ठीक है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन हमें समझ में आ गया। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं। सो कलेक्शन ऑफ द डाइवर्स जर्म प्लाज्म इंश्योर्स दैट द प्लांट ब्रीडर्स हैव द होल रेंज ऑफ पॉसिबल जेनेटिक वेरिएबिलिटीज ऑफ अ क्रॉप प्लांट। तो जर्म को कर लिया तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि जो प्लांट ब्रीडर है उसके पास
होल रेंज ऑफ पॉसिबल जेनेटिक वेरिएशंस है उसको पता है उस प्लांट ब्रीडर को. So many wild relatives of cultivated varieties of crops are known to harbor disease resistance, drought resistance, pest resistance genes which are absent in the cultivated varieties. अब बहुत सारी ऐसी varieties होती हैं जिनके पास डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ड्रॉथ रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम सारे जीन्स के सारे एलील्स के सारे वेराइटीज को कलेक्ट करेंगे. सो कलेक्शन से हमारे पास एक पूरा होल रेंज ऑफ होल एरे ऑफ पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं फॉर चूजिंग. So in such cases, artificial hybridization between a wild relative having the resistance gene and a cultivated high-yielding variety, both selected from the collected germplasm, can lead to the production of an improved hybrid variety that bears the desirable characteristics of both the parents. अब हमारे पास germplasm है, तो हम क्या करते हैं, एक हाई यील्डिंग वैरायटी को चूज करते हैं और दूसरे को चूज करते हैं जो वाइल्ड वैरायटी है जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंस है. दोनों को क्रॉसिंग कर देते हैं एंड एक नया ऑफस्प्रिंग प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसके पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ऑफ बोथ द पेरेंट्स विच विल इंक्लूड, उसका हाई यील्ड होगा एंड ऑल्सो इट विल बी डिजीज रेजिस्टेंट. तो ये दोनों जो है हमारे पास एक प्लांट के अंदर आ गए जो कि हम चाहते थे, और ये दोनों डिजायरेबल ट्रेट्स हमने खुद ही चूज किए फ्रॉम द जर्मप्लाज्म. सो दैट इज अबाउट कि जर्मप्लाज्म कलेक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं एंड व्हाट इज जर्मप्लाज्म कलेक्शन. So that was about question number 7. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Question number 8 is name the improved characteristics of wheat that helped India to achieve green revolution. So revolution को help कैसे किया, जो हमारी improved so green revolution also known as the third agricultural revolution helped to increase the agricultural production in different parts of the world. So, the Green Revolution was a phase during the late 1960s that involved a set of technology transfer initiative. तो हमने Green Revolution के बारे में previous questions में देखा, किसने start किया, क्या है, कब start हुआ, क्यों start हुआ. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो wheat use किया था आपने, जिसके आप कह रहे हैं improved characteristics हैं, तो आपको उन improved characteristics का नाम बताना है जिसके हेल्प से इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अचीव किया. सो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेचर है या सेमी ड्वार्फ प्लांट है. तो ड्वार्फ वैरायटीज क्या इंश्योर करती हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मोस्ट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर ग्रेन्स. सो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग है यानी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं, यानी प्रॉपर यूटिलाइज करती हैं सारे रिसोर्सेज को एंड मोर ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं. ये ऐसी वैरायटीज हैं. So they are better varieties than the others. Then early maturation, जो ये new semi dwarf varieties हैं, so इनका maturation early हो जाता है, that is improved growth and gain maturation in a short duration of time. So पहला तो short and strong stature है, semi dwarf varieties हैं, proper utilization of resources करती हैं and more grains को भी produce करती हैं. देन हमारे पास हाई अर्ली मैचुरेशन है कि मैचुरेशन टाइम बहुत कम है, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. देन हाई यील्ड, द न्यू वैरायटीज कुड गिव अ हायर यील्ड इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ लैंड. सो जो न्यू वैरायटीज हैं वो हायर यील्ड देती हैं इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ लैंड. एंड ऑल्सो जो न्यू वैरायटीज हैं दे आर डिजीज रेजिस्टेंट. जो न्यू वैरायटीज हैं दे हैव गेन्ड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस व्हिच अफ्लिक्टेड द ट्रेडिशनल व्हीट प्लांट. तो जो ट्रेडिशनल व्हीट प्लांट है वो उतना डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, जबकि हमारी जो न्यू वैरायटीज हैं दे आर डिजीज रेजिस्टेंट, सो दे बेटर टॉलरेट द डिजीजेस जो हमारे व्हीट प्लांट में हो सकती हैं. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. Suggest some of the features of plants that will prevent insect and pest infestation. So आप बताइए कि plants में ऐसे कौन से features होने चाहिए जिससे जो insect है और pest infestation है वो कम हो. So पहला हमारे पास presence of hairy leaves होना चाहिए.
that provides resistance to jacids, that are sap-sucking insects in cotton, and cereal leaf beetles in wheat. सो हमारे पास हेयरी लीव्स होने चाहिए प्लांट के पास, ताकि जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो हमारा सैप जो है सक नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे पास कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल्स जो हैं वो व्हीट का जो है सैप सक करते हैं, तो हेयरी लीव्स होनी चाहिए। देन व्हीट वेराइटीज विथ स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेम्स आर नॉट प्रेफर्ड बाय स्टेम सॉफ्ट लाइट। तो जो व्हीट वेराइटीज जिनका स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेम्स होगा उसको जो स्टेम सॉफ्लाई है वो खाने नहीं आएगी। सो हमारे पास व्हीट वेराइटीज ऐसे होने चाहिए जिनके स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेम्स हो, ताकि उसको जो स्टेम सैंडफ्लाई है वो खाने ना आए। Then nectar is a sweet sugary fluid secreted by special glands called nectaries present in the plant. So nectar जो है एक स्वीट शुगरी फ्लूइड होता है, हमें पता है, और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? नेक्टरीज से सिक्रीट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। सो जो नेक्टर है इट ऑफन अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टुवर्ड्स द प्लांट एज द इंसेक्ट्स फीड ऑन इट। सो नेक्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, and nectarless varieties of cotton do not attract bollworms, a common pest that infests cotton plants. तो अब आप ही सोचिए कि जो नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर हम नहीं चाहते कि जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट हो और उनको खाएं। तो जो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो हमारे पास कॉटन की वेराइटीज हैं जो नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करती हैं वो बॉल वॉर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। सो वो बेटर सरवाइव करेंगे क्योंकि बॉल वॉर्म्स उनको खाएंगे नहीं। सो उनका पेस्ट इन्फेस्टेशन जो है रुक जाएगा। देन हमारे पास इन मेज, तो मेज में क्या होता है? इन मेज crops certain biochemical characteristics like low nitrogen, low sugar and high aspartic acid content helps to resist against maize stem borers. तो अब मेज प्लांट है वो कॉमनली इन्फेक्ट होता है बाय मेज स्टेम बोरर्स, और हम वो नहीं चाहते हैं कि मेज स्टेम बोरर इसको अफेक्ट करे। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। मेज क्रॉप्स में कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे कि लो नाइट्रोजन होना चाहिए, लो शुगर होना चाहिए एंड हाई एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए। इससे क्या होता है? जो मेज स्टेम बोरर है उस मेज प्लांट को, मेज स्टेम को अफेक्ट नहीं करता है। सो ये जो है बेटर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रिवेंट कर सकता है इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट इज ईजियर टू कल्चर प्लांट सेल्स इन विट्रो एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सो प्लांट सेल्स को कल्चर करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सो व्हाई इज इट सो? सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इट इज ईजियर टू कल्चर प्लांट सेल्स इन विट्रो एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। तो ऐसा क्यों है? सो हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं उनका कल्चर करना आसान है इन विट्रो। तो ऐसा क्यों है? जो प्लांट सेल्स होते हैं दे आर टोटिपोटेंट सेल्स एंड दे विल गिव राइज टू एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम अ सेल, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं दे आर मल्टीपोटेंट and embryonic stem cells are pluripotent and mature cells of an organ give rise to the same type of cells. So totipotent मतलब एक प्लांट सेल से हमारा पूरा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स जो है हमारे पास मल्टीपोटेंट है, यानी जो हमारे पास एक ऑर्गन है वो उसी ऑर्गन को राइज देगा। ऐसा नहीं कि हमारा एक सेल ही पूरा बॉडी बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। जो embryonic stem cells है they are pluripotent, and also preparing the culture medium for plant tissue culture is easier compared to animal tissue culture because the nutritional requirements of animals are more complex. Obviously हम ऐसे लैबोरेटरी कंडीशन में प्लांट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है इन लैबोरेटरी सेटिंग्स। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग है हमारे पास, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कल्चर एनिमल्स इन विट्रो। सो इसीलिए हमारे पास इट इज इजियर टू कल्चर प्लांट सेल्स इन विट्रो एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द कल्चर मीडियम
nutrient medium can be referred to as highly enriched laboratory soil. Justify the statement. So जो culture medium या nutrient medium होता है उसको हम कह सकते हैं that it is highly enriched laboratory soil. तो ऐसा क्यों है? So जो culture medium या फिर nutrient medium होता है of plant tissue culture, उसमें क्या क्या होता है? तो पहला चीज वाटर होगा, बिल्कुल होगा। देन वाटर के बाद और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या होता है? सो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टू द ग्रोइंग सेल्स। तो हमारे पास जो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग सेल्स। देन ऑल्सो शुगर्स रहते हैं इस हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम में, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड दे एक्ट एज सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। देन अमाइनो एसिड्स भी रहते हैं विच आर एक्टिंग एज नाइट्रोजन सोर्सेज फॉर बिल्डिंग अप प्रोटीन्स। सो अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन मिलेगा जो हमारा प्रोटीन बिल्डिंग में हेल्प करेगा। देन और क्या रहता है? तो वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, vitamins such as thiamine, vitamin B3, etc. are added to help in growth and speed up metabolic reactions. Then growth hormones, auxins, cytokinins are also added to the medium. These induce cell division, development and morphological changes in the explant. So हमारे पास इतने सारी न्यूट्रिएंट्स, इतने सारी चीजें हैं जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज कर रहे हैं प्लांट कल्चर के लिए। वाटर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। सो कल्चर मीडियम जो है इट इज अ हाईली एनरिच्ड लैबोरेटरी सॉइल। सॉइल इज द ग्रोथ मीडियम फॉर प्लांट्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. It contains all the essential macro and micronutrients and water needed for the growth of the plant. सो सॉइल में भी हमारे पास सब कुछ होता है एक प्लांट के ग्रोथ के लिए, एंड it also contains all the essential macro and micronutrients for the growth of the plant. And जो culture medium of in vitro tissue culture है, it can be referred to as highly enriched laboratory soil, क्योंकि हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉइल को मिमिक कर सकें उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, और हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स सारे इसेंशियल मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, विटामिन्स which will be needed for the growth and development of the plant. So इसलिए हम उसको बोलते हैं highly enriched laboratory soil. So that was about question number 11. Next we come to question number 12. Is there any relationship between de-differentiation and the higher degree of success achieved in plant tissue culture experiments? So plant tissue culture experiments और de-differentiation में क्या कोई relationship है, तो हमें ये बताना है. So what is de-differentiation? So de-differentiation is a phenomenon by which a differentiated plant cell regains the capacity of cell division and becomes an undifferentiated meristematic cell again. So de-differentiation में क्या होगा? जो already differentiated plant cell है वो फिर से अपनी कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन को रीगेन करेगी एंड इट विल बिकम एन अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल अगेन. सो एग्जांपल क्या है? डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स डी-डिफरेंशिएटिंग टू प्रोड्यूस कॉर्क कैम्बियम ऑफ अ प्लांट. तो हमने ये एग्जांपल देखा था कि जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल है वो फिर से डिवाइड करना शुरू कर देती है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन. और एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स हैं उन्होंने फिर से कॉर्क कैम्बियम बनाना शुरू कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन. So why is de-differentiation responsible for a successful plant tissue culture? So de-differentiation is responsible for a successful plant tissue culture because the differentiated cells of the explant de-differentiate and become meristematic under the influence of a plant growth regulators in the tissue culture medium.
These cells divide and form a mass of undifferentiated cells known as callus. तो हमारे पास जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड टिश्यू था उसने एक हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के प्रेजेंस में क्या हुआ, इसका डी डिफरेंशिएशन हो गया कि वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गया और डिवाइड करना शुरू हो गया और उसने एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया जिसको हमने कैलस बोला. When subjected to appropriate concentrations of specific growth hormones, the cells of the callus undergo differentiation from form organs and ultimately develop into a plantlet that can be grown into a whole plant. So फिर से हमने इस कैलस में और हॉर्मोन्स दिए, स्पेसिफिक ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिससे क्या हुआ, जो सेल्स ऑफ द कैलस है उनका डिफरेंशिएशन हुआ एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स डेवलप्ड इनटू अ plantlet that can grow into a whole new plant. So एक whole new plant का production हो सकता है when transferred to a field because of the influence of hormones in this callus. So that is about question number 12. Now we come to question number 13. Give me a living cell of any plant and I will give you 1,000 plants of the same type. Is this only a slogan or it is scientifically possible? Write your comments and justify them. So अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक प्लांट दे दो और मैं आपको 1,000 प्लांट्स दे दूंगी उस सेम टाइप का, तो क्या मैं ये बस कहने के लिए बोल रही हूँ कि यार सच में ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? सो गिव मी अ लिविंग सेल. एक लिविंग सेल है मेरे पास, ठीक है. सो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, इट इज अ टेक्निक टू कल्चर सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. तो मैं आपने मेरे को क्या दिया, आपने मेरे को एक लिविंग सेल दिया, मैंने उसको क्या किया, मैं क्या करूंगी कि उसका प्लांट टिश्यू कल्चर लगा दूंगी. तो स्टेराइल एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस में मैं क्या करूंगी, जो ये प्लांट सेल है उसका मैं प्लांट टिश्यू कल्चर करूंगी और मैं एक सिंगल प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ द सेम प्लांट बना लूंगी इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. सो दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन which can be transferred to the crop field. तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक को यूज करके मैं एक प्लांट से काफी 1,000 नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर लूंगी और उसको मैं क्रॉप फील्ड में ट्रांसफर कर दूंगी. तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिस इज साइंटिफिकली पॉसिबल दैट आप मेरे को एक प्लांट सेल दो और मैं 1,000 प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ ऑफ द सेम टाइप. सो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. Now we come next to question number 14. What is the difference between a breed and a species? Give an example for each category. So अब आप breed और species के बीच का difference बताइए और example दीजिए. So what is breed? So what is the definition first of all? So breed is a group of animals of the same species which are similar in shape, size, appearance and are related by descent. So they will be related by descent and they will have they are of the same species and they are similar in shape, size and appearance. जबकि species क्या है? They are a group of reproductively isolated individuals that can breed among themselves to produce a fertile offspring. So species है जैसे होमो सेपियंस हो गया, तो सेपियन स्पीशीज है कि वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी एक ह्यूमन एक कैट के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. सो दैट इज अबाउट डेफिनेशन. नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो हमने देखा कि मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. तो एक सेम स्पीशीज है एंड टू डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है. दे कैन मेट अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. सो ब्रीड्स वाले एक डिफरेंट ब्रीड है और दो डिफरेंट ब्रीड है, तो ठीक है वो मेट कर सकते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा. यानी सक्सेसफुल मेटिंग या मीनिंगफुल मेटिंग हो सकती है इन बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स. पर वही स्पीशीज में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप टू डिफरेंट स्पीशीज को की मेटिंग करवाना चाहेंगे तो दे बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा अगर ऑफस्प्रिंग गलती से प्रोड्यूस हो भी गया सो वो स्टेराइल ही प्रोड्यूस होगा, तो ये मीनिंगफुल मेटिंग नहीं कही जाएगी. यानी आप ये वेस्ट है, मतलब आप इसका कोई फायदा नहीं है ये मेटिंग करके. सो अब ब्रीड्स के एग्जांपल क्या है? सो रेड, सिंधी, गिर एंड साहिवाल
आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज। अब देखिए काउ में ही डिफरेंट ब्रीड्स है, यानी सब हैं तो काउज ही, सो इनकी ब्रीडिंग एक दूसरे के साथ हो सकती है एंड इट विल बी अ मीनिंगफुल ब्रीडिंग, एक नई ब्रीड प्रोड्यूस होगी एंड इट विल बी परफेक्टली फर्टाइल एंड दिस विल बी मीनिंगफुल। जबकि हमारे पास काउज एंड शीप, अगर आप काउ एंड शीप की मीटिंग कराएं सो इट इज कम्प्लीटली जो है नॉनसेंस, एंड जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो भी गया सो इट विल बी स्टेराइल। सो इस ब्रीडिंग का इस जो ये हम कर रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता। सो डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और हम उनकी ब्रीडिंग जो है वो नहीं करते। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करेंगे। सो हमने देखा कि आज हमने कई सारी नई चीजें देखी, जो हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे हमने अच्छे से एक एक चीज को समझ के सॉल्व किया है। सो ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन सब में क्या क्या हुआ, उसके बाद हम माइक्रो प्रोपेगेशन का रिवाइज किया, हमने जर्म प्लाज्म के बारे में रिवाइज किया, देन हमने कई सारे स्लोगन्स का देखा कि ये सही है या ऐसे ही है। उसके बाद हमने फिर हमारे पास बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में देखा। सो हमने कई सारी नई चीजें देखी और कई सारी चीजों को रिवाइज किया। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।